यहाँ 180 है ना, अब इसमें फोर्स 0 होगा नहीं, यहाँ पर भी फोर्स क्या हो, यहाँ पे थीटा 0 होगा, यहाँ पे बताइए फोर्स क्या होगा, डी इधर है, बी इधर है, डी और बी, डी क्रॉस बी करेंगे तो इधर, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा आउटवर्ड, मतलब इस वाट पे परपेंडिकुलर है आउटवर्ड, ये 90 डिग्री, यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये फोर्स जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ताकि आईएल बी इस पर भी लगेगा, आईएल बी अपवर्ड, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो ये फोर्स लग रहा है इधर और ये फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों फोर्स जो लग रहा है मान लीजिए ये लेंथ है L और ये है B, टॉर्क का एक्सप्रेशन बताए थे, याद होगा। तो ये दोनों फोर्स जो है क्या है, ये आप ऐसे, इसके बीच का लेंथ L है, सॉरी B है, और ये फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कपल टॉर्क लगाएगा, और टॉर्क क्या होता है, म्यू क्रॉस बी, यहाँ पे म्यू का डायरेक्शन इधर होगा, म्यू और बी के बीच का डायरेक्शन यहाँ पे अभी इस पोजीशन में 90 है, लेकिन ये तो रोटेट करेगा, तो जब रोटेट करेगा, मान लो इनिशियली ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ये होगा, तो म्यू का डायरेक्शन तो ऐसे आएगा और बी का डायरेक्शन ऐसे है, टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन ये अरेंजमेंट होता नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे क्या, कौन सा पोल होता है, कॉनकेव पोल होता है, और इसीलिए कॉनकेव पोल रखते हैं ताकि बी फील्ड जो है रेडियल होता है। तो यहाँ पे टॉर्क जो हो जाएगा, इस दोनों फोर्स लगेगा, दोनों वर्टिकल लाइन पे दोनों फोर्स लगता है, तो ये हो जाएगा म्यू क्रॉस बी, तो म्यू बी साइन थीटा, टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले हैं, और म्यू होता है NIA बी साइन थीटा, या इसको अल्फा को अल्फा कहते हैं। अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, म्यू और बी के बीच का एंगल है। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द कॉइल कितना होगा, L इंटू बी। अब देखिए टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन अल्फा क्या हो, 1 हो। इसी साइन अल्फा 1 को लाने के लिए हम लोग ये जो पोल रखते हैं नॉर्थ साउथ, वो कैसा रखते हैं, कनकेव पोल लेते हैं, कनकेव पोल अब हम बनाते हैं। तो टॉर्क जो है, अभी मैं लिख देता हूं यहाँ पे NIA बी साइन अल्फा, ये है मैग्नेटिक टॉर्क। तो ये क्या करेगा, ये जो टॉर्क लग रहा है ये इसको रोटेट कराएगा, रोटेट कराएगा ना, तो रोटेट कराएगा, तो ये जो आपका है ये ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट होगा, तो ये क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिफ्लेक्ट कराता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ट्विस्ट के चलते एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वो क्या चाहेगा, उसको अपने पुराने पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। तो वो जो टॉर्क होगा रीस्टोरिंग टॉर्क, के मानते हैं, के है
टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, यूनिट एंगल ट्विस्ट होता है तो इतना टॉर्क लगता है। तो मान लो थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ तो टॉर्क कितना लगेगा। तो जब ये टॉर्क और ये टॉर्क इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा आपका क्या है, एन आई ए बी साइन अल्फा इक्वल टू के थीटा। अब देखिए यहां से I इक्वल टू हो जाएगा के बाय एन ए बी, ये हो जाएगा थीटा बाय साइन अल्फा। यहां पे थीटा क्या है, कितना से क्वाल रोटेट किया, लेकिन अल्फा क्या है, म्यू और बी के बीच का एंगल है। म्यू अल्फा क्या है, म्यू और बी के बीच का एंगल है। यहां तक पहुंच गए, मैथमेटिकल यही है आपका। अब देखिए कनकेव पोल रखना क्यों अनिवार्य है, इसमें तो है अगर तो अल्फा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। नहीं, टॉर्क जो है वेरिएबल है, टॉर्क वेरी कर रहा है, लेकिन हमको टॉर्क ऑलवेज मैक्सिमम चाहिए, मतलब 1 चाहिए। इसके लिए पोल मस्ट बी कॉन्केव, दैट इज द बी फील्ड मस्ट बी रेडियल। देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्यों यूज किया जाता है, बी फील्ड के वैल्यू को बढ़ाने के लिए। सॉफ्ट आयरन कोर इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अब देखिए जरा सा इस चीज को, ये चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये वाला जो वायर है ना, ये इसको हम स्मॉल ए बी कहते हैं। इस देखो हम मैग्नेट का पोल जो ले रहे हैं, ये है हमारा नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ है, ये साउथ। लाइंस ऑफ बी फील्ड जो है ऑरिजिनेट होता है परपेंडिकुलर पे, और टर्मिनेट भी कितना पे होता है, परपेंडिकुलर। तो ये यहां से ऑरिजिनेट होगा ऐसे, जो भी सेंटर से जाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं? नहीं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्या कि सभी सेंटर से पास कर रहा है। जितना भी लाइंस होगा वो परपेंडिकुलर से ओरिजिनेट होगा तो सेंटर से पास करेगा। जिस भी पोजीशन से आप डालोगे, ठीक है। अब देखिए ये है ऐसे, यहां देखिए पांच साल पहले यही चीज हमने देखा था। पीडब्ल्यू का क्या नाम है उसका टीचर का, अलग पांडे, गलत पढ़ा रहा था यही चीज। उस दिन से हमने देखना ही छोड़ दिया, मतलब जस्ट ऐसे देख रहे थे तो हमको उस समय पता भी नहीं था अलग पांडे ये है। उस समय पॉपुलर नहीं हुआ था वो, उस समय वो दस्ताना लगा के ऐसे से रगड़ के पढ़ाता था। तो इस फिगर में ऐसे है और क्वालिंग एंटी क्लॉकवाइज और स्ट्रिप ऐसे लगा हुआ है। अभी हमारा ये ए बी है, ए ये है, ये बी है। यहां पे जो हम देखने जा रहे हैं ऐसे देखने जा रहा है, ये है हमारा रेक्टेंगुलर क्वायर, ए बी ये है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा सा देखते हैं, मान लो जब ये ऐसे है अभी, तो ये इफेक्टिव इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें बताइए म्यू का डायरेक्शन क्या होगा। करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ऐसे, म्यू का डायरेक्शन क्या होगा,
इधर होगा, और बी ये है, तो म्यू और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब मान लीजिए ये रोटेट करके ऐसे आया, म्यू का डायरेक्शन ऐसे होगा इस पे परपेंडिकुलर, और ये इफेक्टिव बी है, तो म्यू और मतलब ये और बी के बीच का एंगल क्या है? तो यहाँ पे बी फील्ड रेडियल है, इसको कहते हैं रेडियल बी फील्ड। रेडियल बी फील्ड, इसकी खासियत यही है, जो म्यू और बी का किसी भी पोजीशन में, मान लो ये पोजीशन आया, ये पोजीशन आया, यहाँ पे म्यू ये होगा और बी ये है, म्यू और बी के बीच का एंगल क्या होगा? तो फॉर रेडियल बी फील्ड at any position of the coil, theta equal to 90 डिग्री, सॉरी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ये है अल्फा, है एंगल बिटवीन म्यू एंड वेक्टर बी। फिगर को बना लीजिए। कहीं पर भी कॉइल को आप रखोगे, यहां पे म्यू का डायरेक्शन ये होगा, अगर इस पे लोगे तो म्यू का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, हाँ इस पे लोगे तो ये होगा, इस पे लोगे तो फिर ऊपर जाएगा, मतलब ऑलवेज अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड at any position of the coil, alpha must be equal to 90 degree. या इस पोजीशन में अगर पोल हम लोग इस तरह का रखते हैं तो यहाँ पे अल्फा वैरी कर रहा है, और हमको टॉर्क चाहिए, ऑलवेज चाहिए और मैक्सिमम चाहिए। टॉर्क ऑलवेज चाहिए और मैक्सिमम चाहिए। उसके लिए हमको बी फील्ड कैसा होना चाहिए? रेडियल, और रेडियल के लिए ये कनकेव पोल मैग्नेट होना चाहिए। कनकेव पोल मैग्नेट। कनकेव पोल मैग्नेट का ये खासियत है, जो ये बी फील्ड को रेडियल बनाता है, और रेडियल अगर होगा तो अल्फा मस्ट बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा 90, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया, और इस केस में टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। इस केस में टॉर्क NIAB फॉर ऑल पोजीशन ऑफ कॉइल, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ कॉइल टॉर्क विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हो गया K बाय NAB थीटा। ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको G से डिनोट करते हैं। ये लीनियर फंक्शन है। यहाँ पे K को लिखना जरूरी है। K क्या है? where K is, ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट, सॉरी टॉर्क, एक मिनट, कपल या टॉर्क पर यूनिट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो थीटा एंगल अगर करेंगे तो ये क्या है? के थीटा क्या है? रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहां से यही है आपका प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर का। यहीं से आता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जो हम लोग गैल्वेनोमीटर में किए थे, याद होगा आपको।
ये कैसे डिराइव होता है ये देखिए, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12 सब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे G इक्वल टू क्या है, K बाय NAB, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा बाय आई। तो थीटा बाय आई करोगे तो ये क्या होगा, 1/G। करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और गैल्वेनो का ये होता है इतना, तो ये हो जाएगा NAB/K। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, ये पूछता है, अगर 5 नंबर में नहीं पूछेगा तो 1 नंबर में पूछ देगा, जो हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल बढ़ाना होगा, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाना होगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा, और टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट को घटाना होगा। ये करंट सेंसिटिविटी हो गया। उसी तरह से है वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा बाय भी, ये हो जाएगा V इक्वल टू IR। थीटा बाय आई आप निकाले ही हो, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, थीटा बाय आई होता है 1/G ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में 1/GR हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका NAB/KR। या आप ये कह सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए करंट को कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस को भी कम होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना होगा, एरिया बढ़ाना होगा, बी फील्ड बढ़ाना होगा, के को घटाना होगा और रेजिस्टेंस को घटाना होगा, तब जाकर के वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब है, एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है, जो वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर पाता है, और इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को भेजे हैं लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। मतलब इतने में से कोई भी बच्चा उसको पढ़ा, एक तो पढ़ा ठीक से नहीं, और अगर पढ़ा भी तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुआ तो वो भी नहीं पूछा। कोई कंफ्यूजन नहीं पूछा इसका मतलब है पढ़ा ही नहीं। और जबकि ये इसीलिए ये नोट भेजा गया था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और बोर्ड में आएगा ही आएगा। खैर, एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव एरर, रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव एरर इन करंट। तो यहाँ पे DI/I अगर करोगे, I का फॉर्मूला है G थीटा, G कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो DI/I करेंगे तो ये क्या होगा, ये D थीटा बाय
थीटा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाय डी थीटा। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर, कौन सा गैल्वेनोमीटर, मतलब अगर स्मॉल करंट देने से भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हाई दिखाए, अधिक दिखाए, तो उसको कहेंगे ये एक्यूरेट। समझ रहे हैं? तो लिख लेंगे thus a galvanometer will be highly accurate. Thus a galvanometer will be highly accurate if it gives a large deflection, if it gives a large deflection for a given current. हम लोग शुरू करेंगे अब मैग्नेटिज्म। अभी मैं अगर बच्चे सब सभी आते तो मैं शुरू करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन बच्चे कम है, क्या कि बहुत का स्कूल में एग्ज़ाम भी चल रहा है और कुछ एक दो बच्चे जो है तबीयत खराब है, नहीं आ रहा। ज़्यादातर का एग्ज़ाम चल रहा है, 3-4 बच्चा तो हम देख रहे हैं जिसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस वजह से, नहीं तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही शुरू करता। खैर, इसका चूंकि नोट्स भेज दिए थे, डिस्कशन नहीं हुआ था, इसीलिए इसका डिस्कशन कर दिए, तो अब माइंड में सेट हो गया होगा। अब आप पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कंपैरिजन थोड़ा सा देखेंगे क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट में जो है सिंपलेस्ट चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और वो आइसोलेटेड मिल सकता है, मतलब एक चार्ज एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैग्नेटिज्म में जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी करेगा तो पेयर में, मतलब पेयर में करने का मतलब है जो वो उसको हम लोग बिहेव करेंगे एज ए डायपोल। बार मैग्नेट क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस नोन एज बार मैग्नेट, जिसमें दोनों पोल होगा। कितना भी छोटा आप मैग्नेट लें उसमें दोनों पोल रहेगा ही, तो उसको बार मैग्नेट कहते हैं। शेप का जहाँ तक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो लिखेंगे इन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नहीं आ रही है प्रगति का,
उसका वही बात है ना। एक मिनट, एक, वो तो एब्सेंट जनरली नहीं होती है। आप जो पिछला आपका छोटा है वो आप नोट कर लीजिएगा। वो आई थी निरुपमा, तो आज आई थी, घर पे आई। वो कही थी अगर मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं आएंगे। वो 11th का भी पढ़ रही है अभी। कौन सा? वो अभी तो 12th के लिए होगा। In electricity, an isolated charge is the simplest structure. An isolated charge is the simplest structure that can exist. An isolated charge is simplest structure that can exist. If two such charges of opposite sign are placed near each other, they form an electric dipole. And each dipole is associated with a vector, P, known as dipole moment vector. अब देखिए आप, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? -q + q, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल। आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में। इसको मान लीजिए ये A है, ये B है, और वेक्टर P का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो वेक्टर P, हम इसको मैग्नीट्यूड को D कह रहे हैं। तो वेक्टर P को जो लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे QAB वेक्टर। यानी वेक्टर P इक्वल टू हो गया QD, मैग्नीट्यूड हो गया ये, and its direction is from -q to +q. मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के D को 2A भी लेते थे, याद होगा। अगर D 2A लेंगे तो ये हो जाएगा 2AQ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर, चार्ज का कूलम, और ये मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? ATL। Q इक्वल टू IT, I एम्पियर, T और L, डायमेंशन हो गया ATL। अब देखिए, ये अगर दोनों चार्ज को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायपोल एक्सिस। अगर ये शॉर्ट डायपोल है, ये है इसका मिड पॉइंट,
ये O है, और ये मान लो P पॉइंट है, और इसके ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये R है। P ए ही लो, ताकि P यूज किए हैं, ए भी लिए, ठीक, T ले लेते हैं। आप लोग दूसरा फिगर बना लेंगे, उसी में मत कीजिएगा। ये तो डायपोल मोमेंट हुआ। अब देखिएगा, लिखिएगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये बताइए। इस T पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा, कैसे बोलना चाहिए ये बताते हैं। क्या होगा तनवीर? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? राइट, तुम बोलो। तुम बोलो। टुवर्ड्स राइट नहीं, अच्छा ठीक, एक मिनट हो। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे S, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर P का डायरेक्शन है। जो वेक्टर P का डायरेक्शन होगा वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर भी वही होगा जो वेक्टर P का डायरेक्शन है। इस चीज को समझ रहे हैं? मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल क्या होता है? जो वेक्टर P का होगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ, तो लिखिएगा आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल along its axis is given by, along its axis is given by, ये लिखेंगे ऐसे 1/4πε0 2 वेक्टर P by R क्यूब। यहां पे लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर P along its axis. The direction of electric field is same as the direction of vector P along the axis of the dipole, या along its axis. अब अगर हम डायपोल को, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है -q + q, और वेक्टर P का ये डायरेक्शन है। अगर वेक्टर P को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? हाँ, क्या हुआ? नहीं, बेकार वाली बात, बहुत, क्या इसमें नहीं दिख रहा था? तो आपको बोलना चाहिए ना। मैं तो समझता हूं जो एक लाइन लिखवाए हैं, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं फिर से। यहां पे तो लिखा ही हुआ है, इसमें क्या कहें? ये डायपोल एक्सिस है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना, ये है। नहीं, सैटरडे से पहले।
अब जरा देखिए, अगर एक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या ये एक्सपीरियंस करेगा, ये बताओ। ये माइनस क्यू है, ये ए है, ये प्लस क्यू है, ये बी है, वेक्टर पी ये है, ये एंगल मान लो थीटा है। इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, जो अंकिता बोलिएगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ, और इस पे किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फोर्स इधर लगेगा, एफ पॉजिटिव कह रहे हैं, और इस पे लगेगा, तो इस तरह से अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, दो फोर्स पैरेलल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, घूमेगा, मतलब रोटेशनल मोशन होगा। तो लिखिएगा, अरे ये सब तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़े हैं ना, तो इस सब में ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगेगा। लिख लिए? तो हम लोग लिखेंगे, when a dipole is placed in an external electric field, it experiences a torque. It experiences a torque. और वो क्या होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड में ये होता है P क्रॉस E, मैग्नीट्यूड होता है PE साइन थीटा। टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये होगा PE साइन थीटा, और ए बी का अगर डिस्टेंस D है ना, तो ये क्या हो जाएगा, Q। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू D। लेट, मतलब हम आपको यही सिर्फ कहना, सिंपली कहना चाह रहे हैं, जो अगर एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, आपका क्या हो, ये हाथ ऐसे से कर रहा है और ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर भी रहा है, ऐसे कर रहा है। अरे भाई, क्लॉक P क्रॉस E, P से E को, स्क्रू को P से E के तरफ रोटेट कराएंगे, इस प्लेन में रखेंगे, P से E के तरफ रोटेट कराएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो टाइट होगा, अंदर जाएगा, मतलब टॉर्क क्या हो गया, इनवर्ड, और सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज है ये सेंस ऑफ रोटेशन है, और ये टॉर्क का डायरेक्शन। ये आप ऐसे से कर रही थी और अंदर भी कर रही थी, नहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रही थी, हाथ जा रहा है उधर, खींच रही है इधर। एक बार क्या हुआ, एटीएम का 2 मशीन होता है, तो एक मशीन होता है जो कि आप कार्ड दोगे और फिर निकाल लोगे, और एक कार्ड होता है जो वो लेके अंदर चला जाएगा। आप लोग यूज किए हो कि नहीं, तो आप कार्ड दोगे तो वो अंदर ले लेगा, और जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो फिर निकल जाएगा। वो बहुत पुराना है, अब खैर कौन पुराना है कौन नया है ये मुझे मालूम नहीं, अब हेनरी पहले आया, फराडे पहले आया, ये मुझे मालूम नहीं,
एक बुक वांडर्स के यहाँ था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एट द एज ऑफ 14, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया। बुक बाइंडर के यहाँ था 14 ईयर्स, और इन द सेम टाइम 13 ईयर्स ओल्ड मैन हेनरी, वो वॉचमैन के यहाँ था। दोनों पढ़ा लिखा नहीं आदमी था, और उसने भी सेम थिंग को प्रोड्यूस किया। तो ये हुआ क्या, देखो इस दोनों का क्यों मैं बोल रहा हूँ और क्या मामला हुआ। तो पब्लिश थ्योरी पहले हुआ फैराडे का, इंग्लैंड में थे वो, और हेनरी साहब थे अमेरिका में। लेकिन वो तो पब्लिश हुआ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन यूनिट दिया गया हेनरी का, क्या कि वर्क ये भी किया था। समझ में आई? तो हम जो यूज करते थे इनिशियली, पहला एटीएम, वो मैं देता था एचडीएफसी में और सिंपली निकाल लेता था, जो होता है प्रोसेस हो गया। पहली बार उस मशीन के पास मैं, हमको क्या पता जो वो खींच लेता है। हमने दिया, वो अंदर ले। अब मैं सोचा जो अब तो इससे फाइटिंग ही करना पड़े, और कोई उपाय नहीं है। अब लगा अब क्या करेंगे, ये तो ले लिया मेरा कार्ड, अब मैं करूं, अब तो कुछ करना होगा। लेकिन मैं उतना फिर भी पेशेंस लूज नहीं किया। देखा तो ये सब आ गया उसका, तो फिर हम पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद लड़ेंगे, जो होगा देखेंगे। तो सब कुछ हो गया। हाँ, उसके बाद पेपर निकला, उसके बाद कार्ड भी निकल गया। तो हम कहे ऐसा भी मशीन होता है। हाँ, नहीं तो हम तो सोच रहे थे हमको फाइटिंग करना पड़ेगा इसके साथ। तो दीप शिखा कर रही है ऐसे ऐसे, मैंने क्लॉकवाइज कर रही है, लेकिन खींच रही है एंटी, मैंने वो नीचे बाहर। क्लॉकवाइज तो अंदर इधर जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में इधर आना चाहिए। हमने लग रहा था तन्वी का हाथ मशीन खींच रहा है, ऐसे ही खींच कर रहा है, और ये इसको कर रही है आउटवर्ड, तो ये इसको इनवर्ड कर रही है। ओ, तुम हमको आउटवर्ड कहोगे, चलो मैं तुमको इनवर्ड कहूंगा। हम पहले ही कह दिए थे तुम आउटवर्ड कहोगे तो इधर से आंसर आएगा इनवर्ड। वही हुआ, वही है वही जो राम रच राखा, यही वही जो राम रची राखा। जैसे आपका ये अब ये वो राम रची राखा हो गया। आप फिंगर अंगूठ ये लॉलीपॉप लेंगे, आप लॉलीपॉप लेना है आपको, है ना? नहीं, मजे से लीजिए। हाँ, एक नहीं हो तो दोनों का ले लीजिए। हाँ, नियति जटायु की तरफ मूर्छित हो गई। नियति आज जटायु की तरफ मूर्छित हो गई। तो यहाँ पे हमने डायपोल मोमेंट देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल पोल के चलते r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद आपने टॉर्क देखा P क्रॉस E, ये इलेक्ट्रोस्टैट में देखा आपने।
सिमिलरली यही तीनों एक्सप्रेशन मैग्नेटिज्म में भी आएगा। अब लिखेंगे लिखेंगे लिखिए लिखिए लिखिए। अभी जटायु से दर्शन हुआ है, नहीं तो सुग्रीव से हो जाएगा। अभी बहुत पात्र बचा हुआ है। बजरंगबली है, राम लक्ष्मण जी हैं, तो ये कथा चलती रहेगी। हाँ अच्छा, अभी तो मूर्छित अवस्था में है, इसीलिए बताने की जरूरत नहीं है, अभी भूल जाएगी। जटायु जो था ना, जटायु गिद्ध जानती हो, मतलब वो इसको गिद्ध तुम लोग नहीं, हिंदी में नहीं जान रही होगी, जो मांस सब रेसिडुअल मांस सब जो खा लेता है, बड़ा पंख वाला। इंडिया से लगभग खत्म हो गया, लेकिन फिर रिवाइव हो रहा है। तो वही देखा था आकाश में, वो लोग मूव करता है ना, वो तो आकाश में मूव करता है, तो वही देखा था जो रावण जो है सीता जी को हरण किया है। हाँ, तो वही जो है, तो जो देखा, तो रावण जो है उसको मार दिया, मतलब मारा, उसका पंख एक कट गया तो गिर गया। तो रामचंद्र भगवान को वही इंफॉर्मेशन दिया है जो रावण जो है सीता को इस डायरेक्शन में लेके गया है। लिखेंगे इन मैग्नेटिज्म isolated magnetic charge in magnetism, isolated magnetic charge ब्रैकेट में लिखिएगा, also known as pole strength। मैग्नेटिक चार्ज को पोल स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, also known as pole strength, bracket enclosed, do not exist। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद लिखेंगे द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर इज द मैग्नेटिक डायपोल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बार मैग्नेट और बार मैग्नेट, which is associated with a vector mu, और इसी को कैपिटल M से भी एनसीईआरटी में लिखा है। ये अब इस दोनों में अंतर क्या है देखो, इलेक्ट्रिसिटी में हम म्यू डिनोट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिसिटी में, और लेकिन मैग्नेटिज्म में इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। दोनों है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, which is associated with a vector mu known as magnetic dipole moment, अब आप देखिए मैग्नेटिक डायपोल में क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा। अब एक चीज ऐसा देखो, अगर ये एक करंट कैरिंग लूप है और इसको हम देख रहे हैं ऊपर से, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखोगे तो कैसा होगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा लूप है, ऐसा है, इसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो म्यू का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हुआ। मतलब मान लो ये लूप है, म्यू का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होने का क्या मतलब है, जरा सो देखिए। ये एक मैग्नेट है, ये इक्विवेलेंट है इसका,
ये एक मैग्नेट है। जैसे P का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक चार्ज को -m निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको +m कहेंगे। मैग्नेटिक चार्ज है ये, जिसको पोल स्ट्रेंथ से भी ना जानते हैं। और म्यू का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ऐसे। ये हुआ म्यू का डायरेक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में भी क्या देखे आप? निगेटिव चार्ज से, उसी तरह से इसका म्यू का भी डायरेक्शन, और यहां पर भी म्यू का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब ये हुआ, जो इस कॉइल का अपर, मतलब हम ये समझ सकते हैं, जो एक कॉइल इज जस्ट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। न कॉइल का अपर नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा और नीचे तो साउथ से। तो एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट इटसेल्फ और सोलेनॉइड। इस फिगर को, दोनों को फिगर बना लीजिए। यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है म्यू इक्वल टू IA, और यहां पे जो होगा M इक्वल टू M, या ये लिखते हैं मैग्नेटिक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल के बीच का सेपरेशन। ज्योमेट्रिकल सेपरेशन नहीं है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। और निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। ना इसका डायरेक्शन होता है -m टू +m। m का डायरेक्शन किधर होगा? ये सॉरी, यहां पे मैग्नेट है ना, इसको m करो, ये दोनों इक्विवेलेंट है, म्यू और m। स्मॉल m क्या हुआ? मैग्नेटिक चार्ज, लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। इसका यूनिट डायमेंशन सब पूछते रहता है। ये स्केलर है, पोल स्ट्रेंथ स्केलर है, और m जो है वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है ना। हाँ, इसका m का कितना हो जाएगा? कैपिटल M/d। तो ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इससे मीटर से डिवाइड कर दोगे तो क्या इसका हो जाएगा? एम्पियर मीटर। और ये स्केलर है और ये वेक्टर है। लिखेंगे उस लिख लिया आप लोग? अब लिखेंगे एक करंट कैरिंग लूप, ए बार मैग्नेट and a solenoid of Hanite length and a solenoid of Hanite loop। जैसे सोलोनॉइड को क्या कहेंगे आप? ये हुआ जिसमें नंबर ऑफ लूप फाइनाइट है, ये क्या इसको कहेंगे आप? सोलोनॉइड। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। मान लो इसमें करंट पास कर रहा है, तो हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप है ना। तो हर एक सर्कुलर लूप किस तरह बिहेव करेगा? ये बार मैग्नेट। तो इसके जगह पे आप ऐसे दिखा सकते हो, ये एक बार मैग्नेट, हर एक सर्कुलर लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और सबको जोड़ दोगे तो एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। अगर इस सभी को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। ताकि करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, मतलब लूप में ऐसे करंट आ रहा है, तो म्यू का डायरेक्शन ये होगा। करंट है तो म्यू दीजिए। हर एक सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट।
तो टोटल जो है इस सोलेनॉइड को हम इक्विवेलेंट मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आई? लिखेंगे दो तरह का लेंथ यहाँ पे होता है, एक मैग्नेटिक लेंथ होता है, एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। दोनों का रेशियो लगभग 0.84 होता है। ज्योमेट्रिकल लेंथ तो एंड से एंड का लेंथ होता है ना, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो दोनों का लेंथ का रेशियो जो होता है वो 0.84 लगभग 5/6 के करीब कि 5/8 ना, हाँ 5/8 के करीब होगा। लिखिएगा बार मैग्नेट, इट कंसिस्ट ऑफ two equal and opposite charges, two equal and opposite magnetic poles, two equal and opposite magnetic poles। मैग्नेटिक पोल्स को ही क्या कहते हैं? चार्ज, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। मतलब बार मैग्नेट ये हुआ जिसमें एटलीस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ये -m हुआ और ये +m हुआ, इसको कहेंगे बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट। उसके बाद लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ए बार मैग्नेट इज इन द form of a bar magnet is in the form of a bar of rectangular or circular cross section। एक फॉर्मूला तो यहाँ पे आपने इसका फर्स्ट का इक्विवेलेंट में मैं यहाँ लिखता हूँ, एस कैपिटल M इक्वल टू हो गया M इंटू D। इसका डायरेक्शन अगर -m लिखते हैं तो पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम -m टू +m, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। एक रिलेशन आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए दूसरा, ये देखिए ये एक सर्कुलर लूप है और इसमें करंट है I, इसको ऊपर से देख रहे हैं हम। हाँ, ये करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है तो म्यू का डायरेक्शन क्या होगा? इसका रेडियस है r। यहाँ पे इसके चलते हम यहाँ पे बी पॉइंट पे ये स्मॉल r है, और स्मॉल r जो है कैपिटल R के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है। तो ये किस तरह का बिहेव करेगा एज ए बार मैग्नेट? अभी बताए हैं ये इक्विवेलेंट है किसके? एक बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो इसका सेंटर ये है, ये सेंटर है, और ये P पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे M का डायरेक्शन, यहाँ पे म्यू का डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, ये म्यू वेक्टर है, और यहाँ पे हम M वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएंगे। म्यू और M सेम है, इलेक्ट्रिसिटी में म्यू से दिखाते हैं और मैग्नेट के केस में ये। और यहाँ से इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है R है, और यहाँ पे
ये स्मॉल मैग्नेट है या स्मॉल शॉर्ट डायपोल मोमेंट कहो, शॉर्ट डायपोल। तो इस पॉइंट पे बी फील्ड या इस पॉइंट पे बी फील्ड क्या होगा? ये होता है बी फील्ड एट ए डिस्टेंस r जो होगा वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m अगर बाय आर क्यू। 2m भी दे सकते हैं, 2 म्यू भी दे सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट हुआ? एक्सियल पॉइंट, ऑन एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैट में भी एक्सियल पॉइंट पे ही निकाले थे। यहां पे अगर म्यू का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप तो I इंटू ए होगा और I और यहाँ R एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एक्सियल पॉइंट पे B का डायरेक्शन वही होगा जो म्यू का होगा या M का होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, ये लिख लिए। लिखेंगे ए स्मॉल करंट लूप, ए स्मॉल करंट लूप कैरिंग ए करंट I, carrying a current I produces a magnetic field, on its axial point is given by equation 3. इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 दिए थे नाम, टॉर्क को 2 दिए थे इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है। उसके बाद लिखिएगा म्यू इक्वल टू, इसका यूनिट एम्पियर मीटर होगा आपको पता है, और म्यू वेक्टर है या एम का भी वही यूनिट होगा। नहीं, एम का यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये वेक्टर है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एम को मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं या पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। कैपिटल एम या म्यू है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जिस तरह से वहाँ पे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो टॉर्क एक्सपीरियंस किया था, उसी तरह यहाँ पर भी मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट एक्सपीरियंस है टॉर्क। नोट कर लिया आप लोग? लिखेंगे फर्दर वी नो दैट, ये हम लोग ये टॉर्क निकाल चुके हैं म्यू क्रॉस भी। फर्दर वी नो दैट ए करंट कैरिंग लूप, a current carrying loop placed in a uniform magnetic field, a current carrying loop placed in a uniform magnetic field experience a torque given by म्यू क्रॉस बी। ये हम लोग प्रूव भी किए हैं, याद है? रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप था, बी फील्ड में रखा हुआ था, इक्वेशन 4।
मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा। थीटा है म्यू और बी के बीच का एंगल, और म्यू होता है NIA बी साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो टॉर्क लगेगा तो रोटेशनल मोशन होगा। इसका यूनिट क्या होगा टॉर्क का? R क्रॉस F होता है न्यूटन मीटर, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, देख रहे हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हो। टॉर्क मैकेनिक्स में आप अगर पढ़ते हो, ये क्या होता है? R क्रॉस F होता है, या फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। तो यहां पर भी न्यूटन मीटर ही लिखेंगे। अब लिखेंगे इफ वी कंपेयर, लिखेंगे इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 2 विथ इक्वेशन 3 4, then we will observe that P vector P is similar to mu ये हो जाएगा क्या? M ना, या म्यू और म्यू, एंड म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई किसके इक्विवेलेंट है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एंड म्यू नॉट बाय 4 पाई टेकिंग द रोल ऑफ taking the role of 1 by 4 pi epsilon naught. इतना ही अंतर है। यहां पे देखो P के जगह पे M कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और टॉर्क की जगह P के जगह M कर दो या म्यू कर दो, है ना। और यहां पे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो M को P से रिप्लेस अगर कर दें और म्यू नॉट बाय 4 पाई को 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिस्क्राइब कर दें तो द सिचुएशन विल बी सेम। अब लिखेंगे द सिमिलरिटी सजेस्ट दैट the behavior of a current loop can be described by the following hypothetical model. एक ही हम काम में ले रही हो, एक आंख बंद, दोनों आंख से क्यों काम लें? जब एक आंख सफिशिएंट है। ये ऐसे का मतलब क्या होता है भाई? क्लॉकवाइज, इनसाइड। लिखेंगे फर्स्ट में लिखे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, that is positive charge and negative magnetic charge. That is positive and negative magnetic charge denoted by plus m plus a small m and minus a small m.
magnetic charge plus small m and minus known as pole strength. देखेंगे इन मैग्नेटिज्म isolated magnetic poles do not exist. Isolated magnetic charge do not exist. But for calculation of magnetic field, due to a magnetic bar, we can use concept of imaginary poles. जैसे हम लोग फोर्स निकालने के लिए कहेगा जो ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे एक यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज रखा हुआ है, तो एक्चुअली एक पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, एक चार्ज तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन हम लोग हाइपोथेटिकल इस तरह से मानते हैं। तो अगर जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को हम रखते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है Q इंटू E। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितना लगेगा, M इंटू B। जबकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, लिखिए इसको, क्या कहते हैं, M को बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। मैग्नेटिक चार्ज और क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। इसका यूनिट क्या होता है, म्यू का देखिए पहले IA, हाँ, और म्यू इक्वल टू IA होता है और कैपिटल M इक्वल टू MD होता है। तो M म्यू और M का सेम होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। और ये जो है ये स्केलर है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट पॉइंट में मैग्नेटिक डायपोल क्या है ये आप लोगों को बताया गया है। ये इसको साउथ पोल कहते हैं, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। ये है -M, ये है +M। M का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस और उसके एंड्स का डिस्टेंस। हाँ, मैग्नेटिक लेंथ जो है स्मॉल है और ज्योमेट्रिकल लेंथ अधिक है। नाम ही है पोल स्ट्रेंथ, मतलब पोल का क्या स्ट्रेंथ है। तो आप देखोगे अगर एक मैग्नेट रख दें और हम यहाँ पे आयरन का स्मॉल पार्टिकल्स रख दें, तो देखोगे यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन इनसाइड थोड़ा सा अंदर होता है। तो उस पोल का स्ट्रेंथ क्या है, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने का,
उसी को कहते हैं उस पोल का स्ट्रेंथ, और वो जस्ट एंड पे नहीं होता है, थोड़ा सा इनसाइड होता है। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो बना करके दिखाया एनसीईआरटी में भी, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ये हाँ, तो लिख लीजिए क्या इसको डिफाइन करने, ये क्या है, ये बार मैग्नेट है ना, ये एक्चुअली है बार मैग्नेट, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लिखेंगे मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ, magnetic dipole consists of two equal and opposite magnetic charge, two equal and opposite magnetic charge, ब्रैकेट में लिख लीजिए पोल स्ट्रेंथ, separated by a small distance, separated by a small distance। अब देखिए, अगर हम ये डिस्टेंस को हम d कहते हैं, d वेक्टर कह रहे हैं, d वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो m को हम लोग लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इंटू d। अगर इफ d को अगर हम 2a ले लें तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं इसको 2am या हाँ 2md 2am फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसका जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। टू am या 2ma जो भी लिखें, नोट पे लिखिएगा, नोट में लिखिएगा पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट में लिखिएगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ मैग्नेट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेट, और बी में लिखिएगा या सेकंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट, थर्ड में लिखिएगा बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, but it is independent of length of the magnet। उसके बाद लिखिएगा इसके मैग्नेटिक डायपोल लिखेंगे m डिपेंड्स, कैपिटल M डिपेंड्स अपॉन, पहला नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेट, और सेकेंड में स्टार्ट हो गया। आइए, इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ये है, डायपोल मोमेंट ये है, लेंथ L है। हम इस तरह से इसको इक्वली पार्ट में, दो पार्ट में कर दिए हैं, हाफ हाफ। तो अब इसका ईच का कितना होगा, m डैश कितना होगा,
एम डैश क्या होगा? ये तो लेंथ से इंडिपेंडेंट है, तो एम ही रहेगा। उसके बाद कैपिटल एम, एम डैश क्या होगा? वॉल्यूम आधा आधा हो गया, तो m/2। लेंथ का कोई मतलब नहीं है, लेंथ तो l/2 हो जाएगा। दो चीज देखिए, और बी में देखिए, ये मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ m है, डायपोल ये है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं इस तरह से। इसको हम कट कर रहे हैं अलोंग इट्स एक्सिस, और ये ट्रांसवर्स कट हुआ। ये क्या हुआ? ट्रांसवर्स कट। और ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल या अलोंग इट्स एक्सिस, तो एरिया हाफ हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ होगा, और एम डैश भी, वॉल्यूम भी हाफ ना हो गया। अगर ये देखेंगे कैसे हाफ हो गया, तो देख सकते हो एम डैश जो होगा पोल स्ट्रेंथ, और लेंथ तो उतना ही है, लेंथ तो वही ना है। अच्छा, तो एम डैश क्या होगा? एम डैश बाय एल, और एम डैश तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो वो एम डैश हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/2 बाय एल। तो m/l हो गया स्मॉल m बाय 2। समझ में आई? ओके। उसके बाद लिखे गए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी इसी पे एक दो प्रॉब्लम आपको देते हैं। लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिएगा। A magnetic needle possesses a dipole moment capital M. A magnetic needle possesses a dipole moment capital M. It is now bent at the middle. It is now bent at the middle to form L shape. To form L shape. What will be the effective dipole moment of L shape? What will be the effective dipole moment of L shape? क्या था? पहले मान लीजिए ये है -m, और ये है +m। मान लो ये इसका लेंथ था L। अब इसके मिडिल से इसको बैंड कर दिया गया L शेप में, यानी ये परपेंडिकुलर एंगल हो गया। ये मान लीजिए A है, ये B है, और ये है O, लेंथ है L, ये है O। अब देखिए ये है A, ये है B, ये है -m, ये है +m। तो यहाँ पे मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये -m होगा तो ये -m होगा, और यहाँ पर भी -m होगा। ओ सॉरी, ये माइनस है ना, तो ये प्लस होगा,
मैंने इस दोनों मिला करके 0 हो गया। नेट चार्ज ये यहाँ पे -m, वहाँ पे +m है, पोल स्ट्रेंथ। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहले आप लोग बनाइए, इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा। एक तो पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ लेकर बना सकते हैं। बैठिए बैठिए। सॉल्व हुआ। दो तरीके से बनाया जाता है, ये L/2 है, ये L/2 है। तो यहाँ से A और B को आप मिला दो तो ये इसका इफेक्टिव लेंथ हो गया, इफेक्टिव लेंथ। तो L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर इंटू 2 रूट L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, L बाय, है ना, होगा। तो इसका M इफेक्टिव जो हो जाएगा, ये पोल स्ट्रेंथ तो उतना ही रहेगा और L इफेक्टिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ml बाय, अगर इसका डायपोल मोमेंट m था तो m इक्वल टू क्या होगा, ml। तो ये हो जाएगा m बाय, ये ना होगा। दूसरा और भी हो सकता है, एक तरीका और भी हो सकता है, ये पहले नोट कर लीजिए। ऐसे भी किया जा सकता है, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, मैं ऐसे करके बता रहा हूं। ये माइनस है, ये प्लस, तो m का डायरेक्शन ये हुआ, m1 इसको कहते हैं, और ये है आपका +m, ये है -m। तो m2 का ये डायरेक्शन हो गया। तो m1 वेक्टर और m2 वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो m इफेक्टिव क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, cos 90 वाला तो 0 हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये हो जाएगा √2m। तो ये √2 और m क्या होगा, m L बाय, नहीं, तो ये हो जाएगा m बाय √2। दोनों तरीके से कर सकते हैं, समझ में आई। तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।